पूछूं कि ऑप्टिकल आइसोमर नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, तो वैसे कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ ऊट पटांग चीज़ें आई हुई, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। आइसोमर मतलब आइसोमरिज्म, आइसोमर हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो आखिरकार ऑप्टिकल आइसोमर मतलब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होने वाला है जिसमें पढ़ने वाले ऑप्टिकल आइसोमर। तो मैं कहूँगा तुमने बिल्कुल सही समझा है। ऑप्टिकल आइसोमर है ना, एक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की औलाद है। अगर जैसे केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता ना, उसे भी ऑप्टिकल आइसोमर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन बेसिकली सिंपल सी बात तुम्हें समझना होगा कि आखिरकार आइसोमर क्या होते हैं। देखो, जहाँ भी ये ऑप्टिकल आए तो वो बेसिकली बना है ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स मतलब होता है रे, जो लाइट होती हैं। अब कुछ बच्चे जो विद्वान होंगे जिन्हें आइसोमर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो मैं बता दूं कि आइसोमर मतलब वो कंपाउंड होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। तुम्हें हर एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, चायरल हो, ए चायरल हो, सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, डाई सिमेट्री हो, जितने भी एल डी जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं ना, सब तुम्हारे दिमाग में से क्लियर हो जाएंगे। और जो माइंड मैप होगा ना, वो भी तुम्हें एंड में देंगे, तो उससे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिरकार प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कि आखिर प्लेन पोलराइज्ड क्या होती है। देखो, अब थोड़ी बात ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि लाइट जा रही है, तो तुम जानते हो जो रेस होती हैं, वेव्स जो होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मतलब अगर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर होगी क्या, मान के चलते हैं ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो प्रोपेगेशन मतलब मूव इस डायरेक्शन में करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगी। अब इसके भी एक परपेंडिकुलर हो, जैसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। तो हम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड रही कुछ इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें बहुत बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो बात है 3D की और 2D में इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए थोड़ी सी हम हेल्प लेंगे कुछ चीज़ों की, जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो देखो ज़रा ये मॉडल देखो। जैसे मान लो कि हमने मान लिया है कि जो ग्रीन पेन है ये डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में तुम्हारी क्या जा रही है, मतलब लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। कि जैसे मान लो तुमने क्या किया है, टॉर्च ली और जलाई, तो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही होगी, मतलब इसी तरीके से जा रही होगी, ऐसी जा रही होगी। तो जो ब्लू कैप है ये पता किसकी है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की। और जो पिंक कैप है वो किसकी है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देखोगे कि नहीं देखोगे। अब बात आती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें बोलते हैं पोलराइज़र। तो सबसे पहले किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया पोलराइज़र क्या होते हैं। वैसे बता दूं कि इसको काफ़ी डिटेल में हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे, जहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ समझ लो कि पोलराइज़र क्या होते हैं। जैसे हमने इतना जाना है कि ये वेव्स होती हैं वो 3D में वाइब्रेट करती हैं कि नहीं करती हैं। जैसे ही तुम इस पोलराइजेशन में से लाइट पास करोगे, जैसे मान लो कि इस तरीके से इसमें से पास कर रहे थे इस छेद में से, और इनिशियली लाइट इस तरीके से सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही हैं। जब तुम इसमें से पास करोगे ना, तो सिर्फ बचेगी किस में, एक डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हुए दिखेगी, क्योंकि बाकी चीज़ यहाँ रुक जाएगी और एक डायरेक्शन में ही करेगी। तो जो पोलराइजर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिंपल सी इस लाइट को पोलराइज कर देते हैं। मतलब कुछ उसके कंपोनेंट काट देते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन के कंपोनेंट को जाने देते हैं। जैसे मान लो मैग्नेट मान लो इस डायरेक्शन जा रहा है, अगर तुमने पोलराइजर लगा दिया तो ये पास होगी ना, तो यहाँ सिर्फ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ही देखने को मिलेंगी। मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही देखने को मिलेगी ये वाली। ये जो ग्रीन वाली है ना, ये ग्रीन वाली यहीं ख़त्म हो जाएगी। अब तुम कहोगे, दिमाग में आएगा कि भैया आखिरकार कोई ना कोई आप एग्जाम्पल बता दीजिए पोलराइज़र का। वैसे पोलराइज़र ग्लास भी आते हैं, बहुत काम के होते हैं। देखो पोलराइज़र पता क्या करते हैं, जितनी यहाँ इंटेंसिटी आ रही होगी ना I0, तो यहाँ पता है उसकी हाफ इंटेंसिटी हो जाती है।
समझे कि नहीं समझे। एक I = I नॉट cos थीटा, वो भी आगे पढ़ेंगे, उससे अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है। देखो इतना सा है। तो अगर मैं सबसे सिंपल बताऊँ, तुम्हारे पास अभी कभी सुना होगा निकोल प्रिज्म। जो निकोल प्रिज्म होता है ना, वो पोलराइजर की तरह वर्क करता है। इसमें तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जब तुम उसे निकोल प्रिज्म में से पास करते तो पोलराइज हो जाती है। देखो अब तुम्हें क्या करना है, एक सिंपल सा एक अरेंजमेंट देखो, जहाँ से तुम्हें और बातें क्लियर होंगी। तो देखो आखिरकार तुम्हारे दिमाग में, इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या काम है। तो मैं बता दूं कि जो प्लेन पोलराइज्ड होती है वो बेसिकली जो कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं चायरल, देखो इतना समझ लो कि जो प्लेन पोलराइज्ड यूज होती है वो टू डिटरमाइन द चायलरिटी, इसको भी अपन लोग आगे पढ़ेंगे, ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझे कि नहीं समझे, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ नहीं। देखो जैसे मान लो यहाँ से हमने टॉर्च ली और जलाई, मैंने इस तरीके से लाइट जा रही थी, फिर इस निकोल प्रिज्म में से पास हुई, इस तरीके से हुई, और फिर इस तरीके से फिर ऐसे आ जाती है। तो एक क्या करेगा, ये है पोलराइज़र, ये पोलराइज करेगा लाइट को। तो सिर्फ अभी देखो हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही लाइट देखने को मिलेगा। इसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे इन 3 डायरेक्शन में जा रही थी, जब इसमें से पास हुई तो सिर्फ एक डायरेक्शन ही रह गया, इसका सिर्फ ए वाला रह गया, ए वाला कट गया, तो ये रही। अब ये होते अपने पास सैंपल। देखो अब मेन कहानी है केमिस्ट्री की, यहाँ से ये फिजिक्स की ख़त्म हो चुकी, अब ये केमिस्ट्री की बात है। देखो इस केमिस्ट्री को समझना है कि सैंपल होते हैं, तो ये सैंपल जैसे मान लो कि तुमने इस तरीके से भरा गिलास में, मान लो एक गिलास है, ये पोलराइज लाइट आ रही है, तो पोलराइज लाइट मान के चलते हैं, हमने ऐसा माना है कि अभी पोलराइज्ड ऐसे जा रही है, ऐसे कि नहीं जा रही है, ऐसे जा रही है। जब इस सॉल्यूशन में से पास होगी ना, तो ये थोड़ी रोटेट हो जाएगी। अभी ऐसे सीधी जा रही तो कुछ एंगल से रोटेट हो जाएगी, मान लो उसे जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन कुछ एंगल अब रोटेट होकर ऐसे जाएगी। ये सब काम किसने कर दिया है, ये सब काम किया इसने, और इस सैंपल ने, मतलब इस केमिकल ने या फिर इस सॉल्यूशन ने। तो जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव वो कहलाते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते हैं, और जबकि ऑप्टिकल एक्टिव वो सॉल्यूशन या वो कंपाउंड कहलाते हैं, वो सैंपल कहलाता है जो लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। क्या करता है, रोटेट कर देता है। तो देखो ये भी अपने पास 2 टाइप के होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो वेव्स ऐसे रोटेट हुई हैं तो क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती थी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकती थी। तो यहाँ भी हमें 2 टाइप की देखने को मिलती हैं। अभी उसके बारे में हम लोग धीमे धीमे बात करते जाएंगे। देखो एक होता है माइनस, एक होता है प्लस। लेकिन अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो तुम्हारे बहुत काम का है। कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहा हुआ कि भैया आप जो बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो भैया तब तक कोई मज़ा नहीं आने वाला जब तक आप कोई एग्जाम्पल नहीं बताओगे। तो देखो सबसे सिंपल कहूँगा कि जितने भी ये चायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जितने भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड ए चायरल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया जितनी आपने समस्या सॉल्व नहीं करी उतनी बढ़ा दी है। पहले कम से कम ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब जानते तो थे कि ऑप्टिकल एक्टिव वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे हैं। मतलब अगर लाइट ऐसी जा रही तो उसे रोटेट करके ऐसे तिरछा कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। अब भैया चायरल क्या है, चायरल क्या है, नई समस्या आ गई है। कई लोग, मैं इसे चायरल बोलता हूँ, कई लोग इसे कायरल बोलते हैं। मैं भाई चायरल बोलता हूँ, मुझे इतना पता है। तो मैं बताऊँगा, घबराओ नहीं। ऑप्टिकल एक्टिव का अगर सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं तो होता है लैक्टिक एसिड। ये रहा लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। और अगर ये चार मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो लेते हैं हम क्लोरोईथेन, उसका फॉर्मूला ये रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो
अब इसके बारे में भूल जाओ, अब कंसंट्रेट करना चालू करो इसके ऊपर कि जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, जो लाइट आ रही, प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, जो पोलराइज होकर लाइट आ रही है, वेव्स आ रही हैं, उनको क्या करता है, रोटेट करता है। तो किसी के दिमाग में आया होगा कि भैया अगर लाइट ऐसे तो कुछ क्लॉकवाइज करते होंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज करते होंगे। सेम टू सेम कहानी यहाँ भी है कि जब सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो कुछ सॉल्यूशन इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, कुछ लोग इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। देखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है लेफ्ट साइड रोटेट कर देना, या फिर क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड रोटेट कर देना। तो इसी के बेसिस पे, रोटेशन के बेसिस पे हमने इसके नाम रखे हैं क्या, देखो प्लस। जो प्लस है वो मतलब होता है राइट, और राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज। कि अगर लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करा जा रहा है तो इसका मतलब ये उसके पास आएगा पॉजिटिव साइन। बताएंगे मतलब, समझो। देखो, इसी पॉजिटिव को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो। क्या नाम है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और बताएं, ये जो नाम आया वो आया है लैटिन से। जो लैटिन से नाम आया इसका नाम होता है डेक्स्टर। इसका मतलब होता है राइट। इसी को कई कई जगह, इसी डेक्स्ट्रो को कई जगह पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं इसी जगह को सिंपल डी से भी डिनोट करते हैं। तो अगर कहीं लिखा है, क्या लिखा है, अगर कहीं लिखा है डी लैक्टिक एसिड, देखो डी लैक्टिक एसिड, तो इसका मतलब है कि जो लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन होगा ना, वो जो पोलराइज लाइट है ना तुम्हारे पास, उसको लेफ्ट हैंड साइड रोटेट, मतलब इस क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा इस तरीके से। अगर मेन बेसिकली ऐसे जा रही थी तो उसको इस तरीके से रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है। इसमें आता है माइनस साइन, इसको बोलते हैं लेफ्ट। लेफ्ट मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। और बताएं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है, इसका भी नाम याद रखना, इसे बेसिकली कहीं पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ये याद रखना कि स्मॉल डी से कर रहे हैं, इसे स्मॉल एल से कर रहे हैं। इसका जो स्मॉल जो एल आया है उसका नाम समझते हो उसको कहाँ से आया है? वो आया है लीवो से, लीवो रोटेटरी। देखो, ये जो लीवो वर्ड आया है, ये वर्ड आया लैटिन से, लीवस से, और लीवस का मतलब होता है लेफ्ट। तो अगर मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल बता दूं कि आखिर कौन से कंपाउंड होते हैं लीवो मतलब एल वाले, तो देखो सबसे सिंपल तुम अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो वो होता है 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल। देखो लिखो 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल। समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात समझ में आई है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। इसलिए जो 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल होता है उसको हम सिंपल लिखते हैं किस तरीके से, एल 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल। अगर तुम्हें ऐसा लिखा मिले या इस एल की जगह माइनस साइन इस तरीके से देखने को मिले, तो इसका सिर्फ एक ही सा मतलब ये है कि जो 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। जैसे मान लो लाइट ऐसे है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, और जबकि लैक्टिक एसिड अगर लिखा है डी लैक्टिक एसिड तो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। अगर लाइट ऐसे है क्लॉकवाइज ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज ये रहा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इतनी सस्ती सी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। तो इतने सी ऑब्जर्वेशन, इतनी बात करने से हमने दो चीज़ ऑब्जर्व करी है कि हमारे पास एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव आइसोमर आ रहा है और एक आ रहा है नेगेटिव आइसोमर। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड के फॉर्मूला सेम रहेंगे, लेकिन कुछ कंपाउंड, कुछ उसके होंगे प्लस आइसोमर, कुछ लोग होंगे नेगेटिव आइसोमर। बताते हैं, घबराओ नहीं, सब कुछ यहाँ क्लियर होगी, तुम्हारी हर एक बात यहाँ से क्लियर होगी आज।
मतलब प्लस आइसोमर को कई जगह तुम डी आइसोमर भी देखने को मिला, कहीं नेगेटिव आइसोमर को एल आइसोमर भी देखने को मिलेगा। तो मैं कहूँगा बेटा तुम्हें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं, अभी तुम्हारे भैया जिंदा हैं। सारे डाउट्स तुम्हारे एंड तक क्लियर हो जाएंगे, हर एक बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। मतलब तुम्हें देखने को मिलेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वही कंपाउंड का एक रूप होगा पॉजिटिव और एक रूप होगा नेगेटिव। मतलब है कि उसका एक जो पॉजिटिव वाला वो सॉल्यूशन पता क्या करेगा, जो लाइट जा रही है उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, और उसका एक अगर उसी का एक सॉल्यूशन बना होगा दूसरे का, तो वही क्या करेगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर देगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों लोग अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं, किसके साथ, लाइट के साथ। तो इसलिए इसका नाम पड़ा था ऑप्टिकल आइसोमर। क्यों ऑप्टिकल आइसोमर पड़ा है, क्योंकि ये इसका ऑप्टिक मतलब लाइट के साथ इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कुछ क्लॉकवाइज कर रहे हैं, कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया जैसे अगर मान लीजिए आपके पास पेन है, तो इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास मीटर स्केल होता है, हमने कि बिल्कुल सही होता है। तो भैया जैसे मान लीजिए लाइट जो रोटेट हुई है, तो ऐसा कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना, जो ये बता सके कि लाइट कौन से डायरेक्शन में रोटेट हुई है और कितने मैग्नीट्यूड में हुई है। तो मैं बता दूं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है पोलरीमीटर। अगर मैं सही ना बोल पाऊँ तो समझ लेना कि इंग्लिश मेरी वीक है और रियली में बहुत वीक है। देखो पोलरीमीटर, और प्रोनाउंसिएशन तो इतना ख़राब है कि प्रोनाउंसिएशन को मैं सही नहीं बोल पाता हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे क्या उम्मीद कर सकते हो। तो देखो पोलरीमीटर जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, डायरेक्शन बताता है कि कौन से डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट या लेफ्ट में रोटेट हुई है, और बताता है मैग्नीट्यूड कि कितने एंगल से रोटेट हुई है। मतलब ये लाइट जा रही थी पहले, रोटेट हुई है, तो ये 30 डिग्री हुई, 40 डिग्री हुई, 45 डिग्री हुई, 10 डिग्री हुई, कितने डिग्री हुई, ये सब इसका काम है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो, जैसे मान लो अगर हमें पता करना है कि ए सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन, मतलब तुम्हारे पास दो कंपाउंड हैं और दोनों लोग ऑप्टिकल एक्टिव हैं और दोनों लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मान लो इसका नाम रख दो चिंटू और इसका नाम रख दो पिंटू, मतलब ए सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन है। तो यार अगर तुम किसी की क्वांटिटी निकालना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो कितना एंगल रोटेट कर रहा है, तो दोनों को एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आना ही पड़ेगा। तो इसमें स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी होती है कि 1 ग्राम सैंपल होना चाहिए, किसमें, 1 मिलीलीटर में, 1 ग्राम सैंपल इन 1 ml। और जो तुम्हारे पास ट्यूब है इसकी लेंथ होनी चाहिए 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर मतलब होता है 1.1 मीटर। समझे कि नहीं समझे, ये रही इसकी कंडीशन। और हाँ, जो तुम्हें लाइट यूज़ कर रहे हो, जो तुम लाइट यूज़ कर रहे हो उसकी वेवलेंथ पता है कितनी होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए 589.3 नैनोमीटर, और टेम्परेचर भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका टेम्परेचर अलग और इसका टेम्परेचर अलग। बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं कि 298 केल्विन मान लेते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो हर एक चीज़ बिल्कुल स्पेसिफाइड होनी चाहिए, तब जाके तुम कंपैरिजन कर पाओगे। तो अगर यहाँ तक कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आई हो तो एक बार उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो अब हम बात करने वाले हैं चायरल के ऊपर। कई लोग उसे चायरल बोलते हैं, कई लोग उसे कायरल बोलते हैं, लेकिन मैं उसे चायरल बोलता हूँ। कई लोग इसके अलावा भी कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता है। देखो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिक कार्बन एटम, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू हुई है। ए मतलब होता है नॉट, और सिमेट्रिक मतलब तुम जानते हो जो सिमेट्री नहीं है। मतलब एसिमेट्रिक हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है। जैसे देखो अगर मैं तुमसे बोलूँगी तुम्हारा हैंड सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, तो बेसिकली एसिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तुम यहाँ से इसे कट करोगे ना, तो क्या होगा,
ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। आप समझ में आया कि क्या मतलब है इस सिमेट्रिक का मतलब। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो ये मान के चलते हैं ये पेंसिल कैसी है, ये पेंसिल तो पेंसिल है सिमेट्रिक, क्योंकि अगर इसके यहाँ से काटोगे ना तो जैसी इस साइड और वैसी उस साइड। जो इंसान होता है वो अगर तुम इसे वर्टिकल काटोगे, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, क्योंकि सिमेट्री भी कई टाइप से देखोगे तुम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है। तो अगर तुम इसे वर्टिकल कट करोगे तो इस पार्ट में और इस पार्ट में, तो किस में आता है, ये आता है सिमेट्री में, लेकिन वो भी वर्टिकली वाली। हॉरिजॉन्टल में सिमेट्रिक नहीं है। हमारा हैंड तो किसी भी सिमेट्री में नहीं है, चाहे यहाँ से देखो इमेजिनरी लाइन डालो, चाहे यहाँ से इमेजिनरी प्लेन डालो, नहीं है। लेकिन जो इंसान होता है अगर तुम उसे वर्टिकली एक इमेजिनरी प्लेन डालोगे तो आधा यहाँ और आधा यहाँ बराबर रहता है। लेकिन अगर तुम इमेजिनरी प्लेन यहाँ डालते हो तो देखो यहाँ मतलब हेड है, यहाँ पैर है, तो इसमें सिमेट्री नहीं आती है। जैसे और बताते हैं, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला, घबराओ नहीं। अगर किसी कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो यकीन मानो वो क्या है, वो चायरल है। और उसी एसिमेट्रिक कार्बन एटम को हम स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर। और उस कार्बन को बेसिकली हम स्टार से डिनोट करते हैं। बताएंगे, घबराओ नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो एक बात बता दें कि बेसिकली हम लोग यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं करूँगा, कहाँ से क्या है, अपन को बेसिक समझना है क्या है ये। अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, चायरल के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, एन ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल्स विच इज़ नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड चायरल। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई, घबराने वाली बात नहीं है। जो चायरल आया वो ग्रीक वर्ड से आया, इसका नाम होता है चेयर से, इसका मतलब होता है हैंड। देखो इसका मतलब ऐसे समझते हैं, देखो सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब समझते हैं। तुम्हें दो शब्द बहुत परेशान करेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और जो चीज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल है वही क्या है, वही चायरल है। और एक तुम्हें नाम सुनने को मिलेगा सुपर इम्पोजिबल, और जो चीज़ सुपर इम्पोजिबल है वो चायरल नहीं है, वो ए चायरल है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। देखो नॉन सुपर इम्पोजिबल समझते हैं कैसे, अल्फ़ाबेट से सिंपल सा मतलब है। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास ये लिखा है, ये रहा पी, अगर मान के चलते हैं कि हमने यहाँ मिरर रख दिया है तो मिरर में इमेज इसकी ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर हम इसको इस पे उठा के क्या कर देते हैं, सुपर इम्पोज कराते हैं, तो देखो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि जब तुम इसको सुपर इम्पोज कराओगे, इसको ऐसे उठा के इसके पे रखोगे तो बेसिकली ऐसा दिखेगा। जैसे मान लो देखो ये तुम्हारा हैंड है, ये दूसरा हैंड है, अगर इस हैंड को ऐसे सुपर इम्पोज कराते तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि मछली जल की रानी है, क्योंकि ये दो अंगूठे आ रहे हैं ना, हमारे हैंड नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, क्योंकि देखो ये वाले रहे, इसको हमने ऐसे रखा, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। देखो अब हम बात करते हैं कैसे, हम बात करने वाले हैं एक अल्फ़ाबेट की, जैसे आई है। अगर यहाँ इमेज है, जैसे देखो तो इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी, कि ये जो कोना है वो ए रहा, और ए वाला कोना ए रहा, ए वाला कोना ए रहा, और ए वाला कोना ए रहा। सिंपल सी बात है। तो अगर तुम इस आई को उठा के इसकी इमेज पे रखोगे तो देखना बिल्कुल सुपर इम्पोज कर जाएगी, बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल होता है। जैसे मान लो ये हैंड है, इस पर अगर हमें दूसरा हैंड इस तरीके से रखते हैं, देखो पूरा सुपर इम्पोज कर गया कि नहीं कर गया है, इसे हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल। और जो चीज़ सुपर इम्पोजिबल है वो ए चायरल है, और जो चीज़ ए चायरल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझे कि नहीं समझे, वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो चीज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल है वो क्या है, चायरल है। और जो चीज़ चायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, कि वो उस लाइट को रोटेट कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि एल में डिपेंड करेगा कि डी में डिपेंड करेगा, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एल मतलब नेगेटिव, डी मतलब पॉजिटिव। इन छोटे छोटे सब इनका ही मतलब समझना, स्मॉल बना रहे हैं, कैपिटल नहीं बना रहे हैं। देखो जैसे देखते हैं हम,
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। देखो देखो, जैसे मान लो एक कंपाउंड, एक कार्बन है, इससे ग्रुप ए रहा है C2H5, H यहाँ लगा है, Cl लगा है और CH3 लगा है। चलो और हम डिटेल में बनाते हैं, जैसे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ H लगा है, यहाँ Cl लगा है। देखो यहाँ H लगा है, यहाँ H लगा है, H H H H H। मान लो तुम्हारे पास सबसे सिंपल है, इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 2-क्लोरोब्यूटेन चायरल है कि नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव पता करने के लिए सबसे पहले तुम्हें खोजना पड़ता है कि क्या उस कंपाउंड में कोई भी ऐसा एसिमेट्रिक कार्बन एटम है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, इस कार्बन में जब हमने बात करी तो अगर देखो सुनो, ये चीज़ क्या है, ए चायरल। क्यों ये चायरल है, क्योंकि देखो इस कार्बन से ये 3 चीज़ें कॉमन हैं, तो ये चीज़ चायरल नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं इस कार्बन के ऊपर, तो ए वाला ग्रुप और ए वाला ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन ए वाला और ए वाला क्या है, सेम है, तो ये क्या नहीं हो सकता है, ये भी चायरल नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, तो एक ग्रुप इसका ये रहा है, ये वाला ग्रुप कौन सा है, C2H5, और ये वाला ग्रुप कौन सा है, CH3। ये वाला क्या है, क्लोरीन है, ये वाला क्या हाइड्रोजन है। तो अगर हम देखेंगे तो ये देखो चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, स्टीरियो सेंटर, या फिर बोल सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर तुम इसकी बात करोगे, क्या बात करने वाले, इसकी बात करने वाले हैं, तो ए वाला सेम, इसलिए ये चायरल नहीं होगा। तो लेकिन ओवरऑल ये प्रोडक्ट चायरल है, क्या है, ओवरऑल ये प्रोडक्ट चायरल है। देखो अगर इस हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगा देते, ब्रोमीन लगा देते, Br, फिर हम चेक करते कि ये वाला कार्बन चायरल है कि नहीं है। देखो इसमें लगा है CH3, ये लगा है H, ये लगा है C2H5, ये लगा है ब्रोमीन। अगर ऐसा होता तो एक कार्बन भी चायरल हो जाता, तो ये क्या कहलाता, ये स्टीरियो सेंटर कहलाता, ये भी स्टीरियो सेंटर है। मतलब यही कि अगर किसी कंपाउंड में एक भी चायरल कंपाउंड है, मतलब एक भी स्टीरियो सेंटर है, तो वो कंपाउंड ओवरऑल चायरल कहलाएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में एक भी नहीं है चायरल कार्बन, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो अगर किसी को समझ में नहीं तो और हम डिटेल में समझते हैं। जैसे ये रहा कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H H H H, 1 2 3 4 5, यहाँ भी H, यहाँ भी H, CH H H और Cl H H H। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये वाला कंपाउंड चायरल है कि नहीं है, चायरल मतलब कि क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, तो सबसे पहले स्टार्ट करो यहाँ से। कार्बन अगर 2 ग्रुप भी सेम मिल गए तो मतलब ये वाला कार्बन चायरल नहीं है। हम आगे बढ़े, 2 चीज़ कॉमन मिली, चायरल नहीं है। और आगे बढ़े, 2 चीज़ कॉमन मिली, ये भी चायरल नहीं है, मतलब ये भी स्टीरियो सेंटर नहीं है। इस कार्बन पे आए हैं CH3 CH3, 2 चीज़ कॉमन, ये भी नहीं है। फिर इस पर बात करते हैं H H, 2 चीज़ कॉमन मिल गई, ये भी नहीं है। मतलब ये ओवरऑल जो कंपाउंड है ना तुम्हारे पास, ये चायरल नहीं है। मतलब 2-मिथाइल जो तुम्हारे पास पेंटेन है ना, ये चायरल नहीं है। चायरल नहीं है इसका मतलब है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब है कि अगर इसका तुम सॉल्यूशन बनाओगे ना, तो इसमें से जो पोलराइज्ड लाइट निकलेगी वो बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगी।
तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल मैं तुम्हें और दिखाता हूँ किसके, चायरल के। चायरल मतलब कि जो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। अब ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, कौन डी में होगा कौन एल में होगा उसकी हम बात करेंगे, घबराने वाली बात नहीं पहले, लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझो। देखो जैसे कार्बन, कार्बन ओ ओ एच, एच सी एच एच एच, और ये रहा ओ एच। देखो अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग करते ये तो नहीं होगा, लेकिन देखो इस पर देखोगे ना, ये वाला CH3 ग्रुप है, ये वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि ये वाला, ये चारों चीज़ डिफरेंट डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है, ये चायरल है। इसकी बात इसलिए नहीं करेंगे ये फंक्शनल पार्ट है। समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसे देखो अब यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि चायरल निकालना बहुत सिंपल सी बात है। हम चायरल उसी को कहेंगे जिस कार्बन से चारों बॉन्ड अलग अलग हों। इसको तुम चायरल नहीं कह पाओगे, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड से तो इससे तो O लगा है, इससे कार्बन लगा है, लेकिन इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से दोनों से लगे हैं ऑक्सीजन। और ये चायरल तब कहलाता है जब चारों बॉन्ड से चार अलग अलग चीज़ें लगी हों, तब वो चायरल कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसके अंदर ये वाला कार्बन स्टीरियो सेंटर है, और इस स्टीरियो सेंटर होने की वजह से ये वाला कंपाउंड ओवरऑल चायरल कंपाउंड है। अगर तुम इस H की जगह OH लगा देते तो ये वाला भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ये वाला कंपाउंड क्योंकि चायरल नहीं रहता, क्योंकि देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि कब L होगा कब D होगा। तो अब इसके बाद और डिटेल में सुनना। इनेंशियोमर, आखिरकार इनेंशियोमर क्या होते हैं सबसे पहले वो समझो। इनेंशियोमर आर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म दैट आर मिरर इमेज ऑफ वन एंड अदर बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड वन अपॉन एन अदर। देखो सुनो, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ भी ये कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ चायरल होंगी। देखो सुनो, मतलब जहाँ भी इनेंशियोमर की बात आए तो समझ लेना वहाँ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात होने वाली है। उसमें ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज होता है, लेकिन ये चीज़ एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करती। जैसे ऐसे समझो, देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड की इमेज हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की इमेज है, लेकिन जब हम इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराएंगे तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना सुपर इम्पोज। तो बेसिकली हमारे दोनों हाथ क्या हैं, हमारे दोनों हाथ इनेंशियोमर हैं। बात समझ में आएगी? देखो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। तो इस प्रकार के पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनेंशियोमर। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या कहना चाहता हूँ? जहाँ भी इनेंशियोमर की बात आए समझ लेंगे उसका जुड़वे की मतलब उसके मतलब मिरर इमेज की बात करी जाएगी। मतलब ऐसे दो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को मिरर इमेज तो हों लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना करें। देखो ये वाला इसका रहा, देखो ये वाला इसका रहा, समझना नहीं? देखो हमारे पास दो प्रकार के इनेंशियोमर होते हैं, एक होता है D जिसे पॉजिटिव लेते हैं डेक्स्ट्रो, एक होता है L जिसे लेते हैं नेगेटिव। देखो चायरल और इनेंशियोमर में कंफ्यूज मत होना। चायरल एक मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा जाता है, लेकिन इनेंशियोमर की जहाँ भी बात हो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आ जाएगी। तो अगर तुम देखोगे तो देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो ये दोनों एक दूसरे के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग ऑप्टिक्स प्रॉपर्टी शो करेंगे। मतलब सेम मॉलिक्यूलर बट डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज अ ऑप्टिकल आइसोमर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका मॉलिक्यूलर दोनों का सेम है। जैसे अगर तुम्हारे पास ये दो कंपाउंड है, इसके अंदर D और इसके अंदर L है, या फिर मान लो तुम्हारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर दोनों मिक्स हैं, तो D एंड L को
तुम आसानी से अलग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर जाती हैं। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी इन दोनों में अलग है, वो है क्या है? लाइट का मतलब पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना। ये वाला जो कंपाउंड होगा, ये जो होगा, ये लाइट को राइट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जैसे मान लो ये सॉल्यूशन, इसमें अंदर पोलराइज्ड लाइट निकालते, इसके अंदर निकालते, ये डी है, एल है, इसमें से निकालोगे तो ये लाइट को राइट हैंड साइड पोलराइज मतलब रोटेट करेगा। जबकि ये वाला सॉल्यूशन पता क्या करेगा? ये वाला सॉल्यूशन लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। बस इतना ही सा अंतर है। मतलब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है दोनों में। अब बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर, जिसे DL या प्लस माइनस फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, रेसमिक मिक्सचर एक प्रकार का मिक्सचर है, किसका? D and L का। इस मिक्सचर में दोनों की अमाउंट बराबर बराबर होती, मतलब जितने मोल्स L के उतने ही मोल्स D के भी हैं। जैसे मान लो, समझ लो ये रहा तुम्हारे पास सॉल्यूशन। अगर हम बोल देते हैं कि इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स 10 हैं, कितने हैं? 10 हैं, मान लो 5 माने लेते हैं। तो अगर तुम्हें इसका रेसमिक मिक्सचर बनाना है तो इसके मॉलिक्यूल्स भी तुम्हारे पास कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स D के हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स अगर L के हैं किसी सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा। और रेसमिक मिक्सचर के बनाने कोई प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब रेसमिक मिक्सचर बनाने को रेसिमाइजेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन की। और हाँ, जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर ये वाला लाइट को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये वाला इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, तो बेचारी बीच में ही रह जाएगी ना। जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारी 2 पत्नी हैं, एक पत्नी यहाँ खींच रही, एक पत्नी यहाँ खींच रही हो, दोनों में बराबर ताकत है, तुम बीच में नहीं रह जाओगे। ऐसी एक यहाँ घुमा रहा, एक यहाँ घुमा, तो लाइट बिल्कुल बीच में रह जाएगी। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन की, कि रिजोल्यूशन पता है क्या? रिजोल्यूशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम D and L को अलग अलग करते हैं। वैसे बता दें कि इतना आसान भी नहीं है लेकिन प्रोसेस, लेकिन सुन लो रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू D and L फॉर्म इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। अब एक शब्द तुम्हें सुनने को मिलेगा रिटेंशन, और एक शब्द सुनने को मिलेगा इन्वर्जन। तो अगर तुमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी S1, SN1 और SN2, तो उसमें एक चीज़ तुमने पढ़ी होगी कि जो SN2 मैकेनिज्म होती है वो मॉलिक्यूल को क्या कर देती? इन्वर्ट कर देती है। देखो, इन्वर्ट कुछ इस तरीके से करती है कि मान लो एक कार्बन है, Br है, AH है, और ये रहा, ये मान लो डॉट डॉट डैश डैश से है, ये रहा CH3, और ये रहा सॉलिड से, ये रहा C6H13। अगर इस पर तुम क्या करोगे? OH का अटैक कराओगे तो उसका प्रोडक्ट बनेगा पूरा इन्वर्ट हो जाएगा। जो अभी चीज़ अंदर थी वो बाहर आ जाएगी, जो बाहर थी वो अंदर चली जाएगी। तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से। अगर ये वाले टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो एक बार मैं कहूँगा कि SN1 और SN2 देख लेना, तब तुम्हें समझ में हर चीज़ आएगी। C6H13 और ये रहा इस तरीके से CH3। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब ये एक होता है रिटेंशन। रिटेंशन अगर तुम देखोगे तो देखो, CH3 मेरे राइट हैंड साइड है, सॉरी CH2 मेरे राइट हैंड साइड है। रिएक्शन इसकी HCl से कराई इस पूरे कंपाउंड की और हीट किया, तो देखो CH2 फिर भी राइट हैंड साइड ही रहा मेरा। तो मतलब इसके कुछ भी चेंजेस नहीं आ। रिटेन करके मतलब क्या होता है? उस चीज़ को संभाल के रखना, उसे कहते हैं रिटेंशन। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल कराते हैं जहाँ से तुम्हारे दोनों चीज़ पॉसिबल हो जाएंगी। देखो, जब भी SN2 मैकेनिज्म होगी वो हमेशा इन्वर्जन को फॉलो करेगी, लेकिन जो SN1 होती है वो रिटेंशन भी कर सकती है और इन्वर्जन भी कर सकती है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। मतलब देखो, SN1 में क्या हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स पीछे से भी अटैक करता है और आगे से भी अटैक करता है, लेकिन SN2 में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो क्या कर रहा है? हमेशा पीछे से अटैक कर रहा है।
इसलिए इसका इन्वर्जन देखने को मिला। अगर मतलब पीछे अगर आगे से अटैक करते हैं तो रिटेंशन रहेगी, अगर पीछे से अटैक करते हैं तो इन्वर्जन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जनरल सा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ से तुम्हारी हर एक चीज़ मतलब समझ में आ जाएगी। देखो एक कार्बन है, इससे H लगा है, ये लगा है C2H5 और एक बॉन्ड इसका ये रहा CH3 और ये रहा मान लो X मान लेते हैं। फिर हमने क्या कराया है, इसकी रिएक्शन कराई है। तो मान के चलते हैं कि रिएक्शन करी तो कंपाउंड बना कुछ इस तरीके से C2H5H और मतलब इसकी रिएक्शन बेसिकली किससे करा रहे हैं हम, बाई से करा रहे हैं। तो बेसिकली क्या आया, बाई यहाँ आ गया है। देखो सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम रहा, बस इस X की जगह बाई आ गया, कोई भी इस बॉन्ड में चेंज नहीं है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक ना हो, कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एग्जाम्पल है रिटेंशन का। फिर हमने इसका दूसरा पाथ देखा, बाई से दोबारा कराने वाले हैं, तो इसका कंपाउंड बना कुछ ऐसा। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार SN2SN बने के मैकेनिज्म देख लेना, वहाँ बहुत डिटेल में समझाया है। तो देखो बाई लगा यहाँ और ये रहा CH3 और ये रहा H। तो देखो बेसिकली अभी H मेरे राइट हैंड साइड था, अब H कहाँ पहुँच गया, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पहुँच गया है। देखो अगर ये मानोगे इस मानोगे यहाँ से देखोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ देखो राइट हैंड साइड था। तो बेसिकली किसका एग्जाम्पल ये है इन्वर्जन का। समझे कि नहीं समझे। इसको हम लोग बोल देते हैं C, इसको बोल देते हैं B और इसको बोल देते हैं A। और जो B एंड C का मिक्सचर होगा उसे हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये वाला मतलब एल फॉर्म है, मतलब लाइट को लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये वाला इसका पता क्या करेगा, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसको बोलेंगे डी। और डी एंड एल के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। लेकिन उस रेसमिक मिक्सचर में जितने मॉलिक्यूल्स इसके हैं उतने मॉलिक्यूल्स इसके होने चाहिए। जैसे एग्जांपल मतलब डी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 10, एल के मॉलिक्यूल्स हैं 15, तो ये वाला रेसमिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा। ये मिक्सचर पता क्या है, मतलब देखो 10 से 10 गए 5 बचे, तो पता ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ओवरऑल सॉल्यूशन हो जाएगा एल का। मतलब ये लाइट को पता क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर मान लो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर डी के 10 हैं एल के 5 हैं, तो देखोगे तो क्या आएगा, मान लो इसके 6 हैं, मान के चल 6 हैं, 4 आया ना आंसर, जो 4 डी की आया ना आंसर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये रोटेट करेगा ये करेगा राइट हैंड साइड। बात समझ में आई है। रेसमिक मिक्सचर वो मिक्सचर कहलाता है जितने डी के हैं उतने एल के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। जो SN2 होती है वो हमेशा इन्वर्जन ही करती है। इन्वर्जन करने का मतलब ये है कि अगर इसका मॉलिक्यूल्स प्लस वाला होगा मतलब डी फॉर्म का होगा तो वो एल में कन्वर्ट कर देगा, अगर वो एल में होगा तो डी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो तुम्हारे पास SN1 मैकेनिज्म होती है उसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, मतलब ये CH3 है, ये H है, ये CH2 CH3 है। अगर फ्रंट से अटैक कर रहा है OH माइनस तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके CH3 H और CH3 H2C OH, तो ये बनाएगा माइनस। और अगर पीछे से कर रहा है इस पर अटैक OH माइनस तो इसका कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से CH3। कुछ बच्चे सुनें कितने जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं H, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसको हमने बहुत तसल्ली से कहाँ पढ़ाया है, SN1 एंड SN2 के अंदर। तो ये वाला कहलाएगा प्लस वाला। इसमें ऐसा होता है कि 50% इसके होते हैं और 50% इसके होते हैं। तो जो SN1 मैकेनिज्म होती है ना वो रेसिमाइजेशन शो करती है। रेसिमाइजेशन शो करने का मतलब होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स इसके बन रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके बन रहे होते हैं। मतलब इस रिएक्शन में अगर इसके मॉलिक्यूल्स 5 बने तो इसके मॉलिक्यूल्स भी 5 बनते हैं।